आज का विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं। तो दस्तावेज मूलतः दो ही प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विधि स्नातक के विद्यार्थी होने के नाते इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि न्यायालय जिन विषयों पर निर्णय देती है वो विषय क्या अधिनियम के उपबंधों के अधीन है, क्या उस पर न्यायालय कोई ऐसा लीडिंग केस डिसाइड किया है जिसका उल्लेख विधि के अधिवक्ता हो या किसी भी प्रकार के आप पक्षकार भी हो सकते हैं, विधि के ज्ञाता भी हो सकते हैं। जब तक उन केसेस को आप उसके सपोर्टिव एविडेंस से प्रूफ नहीं करेंगे तब तक तो प्रश्न यही रहेगा कि वह दस्तावेज लोक दस्तावेज है या प्राइवेट दस्तावेज है। जैसे कहा जाए कि शादी विवाह के कार्ड हैं या किसी व्यापारी के रोज के अपने बही खाते हैं या सरकार द्वारा कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है, तो दस्तावेज तो सभी हैं। कौन से दस्तावेज प्राइवेट होंगे, कौन से दस्तावेज पब्लिक होंगे। क्या किसी दस्तावेज को हम भी बना सकते हैं, और जब हम दस्तावेज बनाते हैं तो उन दस्तावेजों के साथ कौन कौन सी सुसंगत बातें होनी चाहिए जिसे न्यायालय में भविष्य में कभी भी वो विवादित ना हो। या ये कहा जाए कि क्या किसी विधि के विषय पर लिखी गई किताब किसी राइटर द्वारा दस्तावेज है। तो ऐसी बातों का उल्लेख मूलतः तब होता है जब न्यायालय एक ही विषय पर दो तरह के कागज पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। तब उसमें यह बात देखी जाती है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। जब पब्लिक डॉक्यूमेंट वरीय होगा तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को यह मान लिया जाएगा कि जिस बात पर पब्लिक डॉक्यूमेंट मिल रहा है उस बातों पर प्राइवेट दस्तावेज की बहुत महत्ता नहीं होगी। या ये कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने स्मरण की शक्ति को कभी भूलने के डर से कोई ऐसी चीज़ लिख दिया, तो ऐसे दस्तावेज जब तक सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे तब तक वो दस्तावेज की कैटेगरी में जाएंगे ही। रह गई बात कि जब आज के प्रश्न में दो ही प्रकार के विषय हैं, एक लोक दस्तावेज है, दूसरा एक प्राइवेट दस्तावेज है। लोक दस्तावेज को पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट मूलतः आप सबको मालूम होगा कि जब निर्वचन की व्याख्या पढ़ते हैं तब उसमें लिखा है कि दस्तावेज किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है कि शिलापट, लेख या कुछ अंकित चिन्ह या मुद्रित या रेखाएं जिस तरह से खींची गई हैं, ऐसी रेखाओं को भी हम दस्तावेज कहते हैं। क्या ये दस्तावेज अपने आप लोक दस्तावेज बन जाते हैं, या जब तक नहीं इनको किसी सरकारी ऑफिस से निर्गत किया जाता है तब तक ये प्राइवेट दस्तावेज रहते हैं। कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं जो सेक्शन आगे के में बैरेक्ट में लिखा हुआ है, जो सेक्शन 71, 72, 73 की परिधि में आते हैं, और उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तब एक दस्तावेज तैयार होता है जिसे हम कहते हैं लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज मूलतः वे दस्तावेज हैं जो सरकार के किसी ऑफिस या संप्रभुता अधिकारी द्वारा या किसी के प्रभाव में ऑफिस, सील, सिग्नेचर, मुहर, दिनांक, न्यायालय की परिधि जैसा कोई ऑफिस हो वहाँ से निर्गत किया गया हो, उस पर डेट मुद्रित हो, हस्ताक्षर किया गया हो, जिसके द्वारा उसको प्रसारित किया गया है, तो ऐसे दस्तावेजों को हम कहते हैं लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज में मूलतः वे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी प्रभुता संपन्न प्राधिकारियों के द्वारा, यहाँ अधिकारी और प्राधिकारी में अंतर है, तो सावधानी से इन शब्दों का उपयोग किया जाए कि पहला है कि प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, नंबर 2 शासकीय निकायों के या अभिकरणों के। यहाँ यह शब्द का उपयोग न करके और शब्द का उपयोग किया गया कि शासकीय निकाय भी दे सकते हैं और अभिकरण भी कर दे सकते हैं। अभिकरण मतलब एजेंसी टाइप के या ट्रिब्यूनल टाइप के हैं। और तीसरे प्रकार के दस्तावेजों में 3 प्रकार के मूलतः दस्तावेज आते हैं। नंबर 1 भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालकीय लोक ऑफिसरों द्वारा
कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में, यहाँ दो शब्द है, कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किए गए हों। ऐसे दस्तावेज की एक कैटेगरी और है जिसे लोक दस्तावेज कहा जाता है, कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज लोक अभिलेख है। अर्थात जब हम फेडरल सिस्टम में अपने केंद्रीय व्यवस्था को राज्य की व्यवस्था से जोड़ते हैं, चाहे न्यायिक हो, विधायी हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो ऐसे जो सर्कुलेशन के पेपर हैं, इन्हें भी जहाँ भी संरक्षित किया गया है उसे हम लोक दस्तावेज ही कहेंगे। इनकी रखवाली भी बहुत ज़रूरी होती है। इनको प्रस्तुत करने के पहले इस प्रकार का अधिप्रमाणन माना जाता है कि जैसे मानो इन्हें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इनसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि जो आदमी प्रस्तुत कर रहा है, जो पक्षकार प्रस्तुत कर रहा है न्यायालय को, वह पक्षकार इस दस्तावेज को कहाँ से प्राप्त किया है, यह भी नहीं पूछा जाएगा। जबकि दूसरे प्रकार का दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज है। प्राइवेट दस्तावेज वे दस्तावेज हैं जो स्वतंत्र रूप से किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा, विधिक पर्सन द्वारा समय समय पर अपने उपयोग के लिए बनाया गया। इन प्राइवेट दस्तावेजों की महत्ता क्या है? मूलतः जब आप इसको सेक्शन बेस पढ़ेंगे बेयर एक्ट को एविडेंस के, तब आप समझ पाएंगे कि ये केवल इस प्रश्न का उत्तर केवल 2 ही सेक्शन से नहीं आ रहा है कि 74 और 75 की आप व्याख्या कर दिए और 3-4 केस दे दिए तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। विचार यह करना चाहिए कि जब आप 74 लिख रहे हो तो इतना एलिबरेट कर दीजिए उसको कि इसके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में इतने कंटेंट्स हैं, दूसरे पार्ट में एक है कि वह ऐसे कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में रखा गया, तब तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट है कि ऐसे प्राइवेट दस्तावेज उसे कहते हैं जो कहा जाए कि अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं जो कभी लोक दस्तावेज नहीं है। अर्थात इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा आपकी बनी कि सेक्शन 74 के दस्तावेजों के अलावा जितने भी प्रकार के दस्तावेज न्यायिक कार्य के लिए किसी पक्षकार द्वारा जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तब उसे हम कहेंगे प्राइवेट दस्तावेज। ऐसे प्राइवेट दस्तावेजों पर जब साक्ष्यों का अभाव हो, अभिलेखों का अभाव हो, कोई मूल डॉक्यूमेंट ना मिल रहा हो, तब सेक्शन 64 में इसकी वरीयता के लिए न्यायालय से पक्षकार अपनी बात कह सकता है कि यही एक हमारे पास उपलब्ध दस्तावेज। अब मूल बात है, क्या प्राइवेट दस्तावेज ऐसे वैसे हैं जिनके आधार पर हम अभी किसी को समझा सकते हैं, कोई आदमी पूछ सकता है? डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन किस प्रकार का दस्तावेज होगा? किसी की शादी विवाह में छपा हुआ शादी का कार्ड, एक कार्ड का एक पन्ना है, उसको दिखाने से एक बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। या किसी व्यक्ति की किसी बच्चे के को एक प्राप्त फीस रसीद है, तो जिन पर मोहर लगी है, जो एक मेथड से बाहर किए गए हैं, जिस पर दस्तखत करने वाला कोई प्राधिकारी है, ये तो हो गए लोक दस्तावेज। प्राइवेट दस्तावेज वे हैं जिन पर जैसे शादी का कार्ड है, उस पर प्रिंटिंग प्रेस का पता लिखा हुआ है, बाकी सबका नाम पता लिखा है, लेकिन किसी ने साइन नहीं किया है। उसमें एक अग्रिम तिथि लिखी गई है, आज की तिथि कहीं नहीं लिखी गई है। या किसी को संदर्भित कोई एक पत्र किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को लिखा गया, ऐसे दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज है। या किसी लेखक द्वारा कोई ऐसी पुस्तक लिखी गई हो, या ये कहा जाए कि अधिप्रमाणन की योग्यता जिन दस्तावेजी पुस्तकों को उपलब्ध है, चाहे भारत सरकार के प्रकाशन के माध्यम से या भारत सरकार के निर्धारित अंकों के माध्यम से, किसी पुस्तक के पृष्ठभाग पर या अगले भाग पर छपी हुई है, इस अधिप्रमाणन को ही यह मान लिया जाएगा कि ये दस्तावेज अब लोक दस्तावेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब आप निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे तो यह कहा जाएगा कि न्यायालय द्वारा निर्गत कोई भी निर्णय या आदेश जिस पर दिनांक, तिथि, प्लेस, अधिकारी का नाम आदि औपचारिकताओं के साथ जब न्यायालय के परिधि से बाहर जारी कर दिया जाता है, अब पक्षकार स्वतंत्र हो जाते हैं उनकी प्रतियां लेने के लिए,
तो उनकी जितनी भी प्रति बनेगी वो लोक दस्तावेज की कैटेगरी में आएगी, और ऐसे दस्तावेजों को हम लोक दस्तावेज कहते हैं। पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका होता है, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि किसी को गुमराह किया जाए। दूसरी चीज़ की एक कर्तव्य भावना, एक अनुशासन के अधीन, यह मानते हुए कि किसी बच्चे का हित मेरे हित से जुड़ा हुआ है, ऐसे लेक्चर अगर दिए जाते हैं तो इन लेक्चरों को समय विशेष पर किसी व्यक्ति के लिए लाभ तो हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक अपना अमूल्य स्थान होता है, और उस लेक्चर को सुनने के बाद वह व्यक्ति जब कभी ऐसा प्रश्न कहीं भी संदर्भित प्रीलिम्स में या मेंस में आता है तो वो उसको संदर्भित करते हुए उत्तर सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब कि सेक्शन 107 और 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि कौन से दस्तावेज हैं, उनकी अधिप्रमाणिकता क्या है, उन्हें कब लोक दस्तावेज मान लिया जाएगा, कब उन्हें प्राइवेट दस्तावेज मान लिया जाएगा, कब किन परिस्थितियों में कोई विवाद हो जाएगा तो 107 कुछ कहेगी, 108 कुछ कहेगी। या किसी राइटर द्वारा लिखी गई पुस्तक का अगर कोई संदर्भ या कॉलम कहीं कोर्ट में विवादित है तो क्या उनमें भी सेक्शन 75 का लाभ उसको दिया जाएगा, जबकि राइटर ने यह लिख रखा है, मुद्रक ने तो लिख दिया कि मुद्रक कतई जिम्मेदार नहीं होगा, प्रकाशक ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है अनुनय विनय टाइप का कि अगर मेरी संदर्भित पुस्तक से संबंधित कोई भी विवाद आता है तो न्यायालय में विवाद का परिच्छेद फला स्थान होगा जहां उसकी सुविधा होगी। तो ऐसे संदर्भों में जो भी बातें रखी जाएंगी उनको पुष्ट करने के लिए किसी लोक अभिलेख से ही, किसी लोक दस्तावेज से ही उन बातों को प्रूफ किया जाएगा जिन पर वो अधिप्रमाणन आया हुआ है, जिसको ISBN नंबर भी बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि 107 केवल ऐसे दस्तावेजों के बारे में बताती है जिनकी एक सुनिश्चित लिखी हुई अवधि दी गई है, जबकि 108 कहता है कि 7 साल से ज़्यादा अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति अभी तक दिखाई नहीं दिया है या कोई ऐसा दस्तावेज। यहाँ कहने का संदर्भ यह है कि व्यक्ति भी अगर शब्द कहा जाए तो यह दस्तावेज की कैटेगरी में आते हैं। सरकारें इनका समय समय पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं, इनका आधार नंबर है, इनका हर चीज़ है, कहीं से भी इन्हें कनेक्ट करेंगे तो हर चीज़ इनकी कनेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एक दस्तावेज एक व्यक्ति के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे व्यक्ति का अस्तित्व ही उस दस्तावेज से प्रमाणित किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब भी आप लिखेंगे तो वर्तमान परिवेश में जो भी केसेस न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है जिनकी अपीलें नहीं हो, अब समय नहीं है, उन केसों का संदर्भ देते हुए लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज का उल्लेख करेंगे। यह सावधानी जरूर रखिएगा कि जब वह न्यायालय निर्णित किया था तो वह वर्ष कौन सा था, क्योंकि किसी भी परीक्षक के लिए आसान हो जाता है जब आप उसके साथ ईयर लिख देते हैं। साइटेशन कंपलसरी है LLB के स्टूडेंट्स के लिए, अगर साइटेशन में पेज नंबर नहीं देता है तो कोई बहुत गलती नहीं है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए इतना तो आवश्यक है कि कम से कम कुछ 5 या 6 केस सुप्रीम कोर्ट के, ना स्पेशल बेंच के हों, कम से कम DB के हों, जिस पर कोई गाइडलाइन दी गई हो। ऐसे केसेज को किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में, चाहे वो दस्तावेज का प्रश्न हो, चाहे डाइंग डिक्लेरेशन का हो, चाहे पार्ट 3 का प्रश्न हो, दिया जाएगा। यह आवश्यक है। आज बस इतना ही, इसके बाद दूसरा लेक्चर हो सकता है बर्डन ऑफ प्रूफ पर दे दें। धन्यवाद।